हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पीवाईक्यू की सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पर चलाई जा रही है, जहां पे पिछले 3 क्लासेस में हमने 2014 का पेपर 2, पेपर 3 को अच्छे से डिटेल रूप से डिस्कशन किया है। ठीक है, जून 2014 का। ठीक है, आज की क्लासेस में हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो पेपर लेकर के आए हैं वो है दिसंबर 2014 पेपर 2। ठीक है, तो आज हम लोग इस पेपर को डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपको एडिशनल पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आप पेन पेज लेकर के बैठें, कॉपी लेके बैठें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, इससे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे 5 लेक्चर्स में हमने सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को अच्छे से कवर किया है। तो यदि आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें लिखा है हु अमोंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिविल पावर एज द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विथ पेनल्टीज। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें पढ़ लीजिए। तो जो इसका स्टेटमेंट है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास इटसेल्फ। है ना, तो इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास किन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो यह स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास ये सब पहले से ही। तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्लोगन टर्न द इम्पेरियलिस्ट वॉर इनटू अ सिविल वॉर दैट इज इनटू अ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेनिन। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट आपको फिर भी ये स्टेटमेंट लिख करके याद करना चाहिए। ठीक है, कुछ बुक्स के नाम बताऊं कार्ल मार्क्स के, तो आप लोग लिख सकते हैं कुछ बुक्स के नाम। जैसे एक बुक है इनके द्वारा ऑन जेविस क्वेश्चन, ऑन जेविस क्वेश्चन। यह बुक लिखी गई थी 1844 में। ठीक है, दूसरा बुक का नाम जो इन्होंने लिखा वो है थीसिस ऑन फ्यूरबैक। ठीक है, यह बुक पब्लिश हुई 1888 में। एक और बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, यह बुक पब्लिश हुई 1847 में। तो ये कार्ल मार्क्स के बुक्स के नाम हैं, आप लोग ज़रूर से याद रखिए। ठीक है, और एक बुक एंजल्स के साथ उन्होंने मिल के लिखी थी, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, यह बहुत फेमस बुक है इन दोनों की, और यह पब्लिश हुई थी 1848 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और एंजल्स की बात करें तो एंजल्स ने और भी बुक्स लिखे थे। यहाँ पे एंजल्स ऑप्शन में है चूँकि, तो इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एंजल्स के द्वारा जो बुक लिखे गए, इनमें एक बुक इनका है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, और यह बुक पब्लिश हुई 1884 में। ठीक है, एक है इनके द्वारा और एक बुक लिखी गई जिसका नाम है सोशलिज्म,
यूटोपियन एंड साइंटिफिक। तो ये बुक का नाम है इनका, ठीक है। सोशलिज्म यूटोपियन है या साइंटिफिक है ना। तो ये 1880 में पब्लिश हुई, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, मैं बता दे रहा हूँ, एंजल्स, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सारे बुक्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। आप यहाँ पे देख लीजिए सारे बुक्स के नाम, यदि आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एंजल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। एंजल्स की एक और बुक है सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन सा नहीं फीचर है ना, लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट का, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका डी हो जाएगा, जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म, प्रोसीजरल वर्सेस कम्युनिटेरियन ये नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स हैं लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट के। तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिए, तीनों ऑप्शंस। कंसेप्शन ऑफ सेल्फ है, यूटिलिटेरियनिज्म, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म है, स्टेट न्यूट्रलिटी वर्सेस नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, ये सारे डिबेट में आते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में असर्शन और रीजन का है। असर्शन है फॉर प्लेटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वाज इनकंसिस्टेंट विथ गुड गवर्नमेंट, और रीजन है ही सॉ नो वे टू अबॉलिश द एविल एक्सेप्ट बाय अबॉलिशिंग वेल्थ इटसेल्फ सो फार एज सोल्जर्स एंड रूलर्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। तो 5 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ द बुक्स रिटन ऑन महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पे बुक्स लिखे हुए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे मतलब पहले जो हुआ फिर बाद में जो हुआ, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो रिचर्ड एटनबरो ने बुक लिखी इन सर्च ऑफ गांधी, ठीक है, इन सर्च ऑफ गांधी, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1982 में, ठीक है। C.F. एंड्रयूज महात्मा गांधीज आइडियाज़, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखी यह पब्लिश हुई 1931 में, ठीक है। ये बुक। तीसरी बुक बी भट्टाचार्य की जो है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ गांधी, यह बुक पब्लिश हुई 1970 में, ठीक है, 1970 में। और जे.बी. कृपलानी की गांधीयन थॉट जो है यह बुक पब्लिश हुई 1969 में। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 है ना, तो 2 एक ही में है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। सॉरी, संत अगस्तीन्स डी सिविटेट दाई इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। तो संत अगस्तीन ने ये लिखा, तो इनको कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 5 नंबर का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, जहाँ पे 22 बुक्स में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक सही जवाब है वो 22 बुक्स होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। इसका जो मीनिंग है द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, 22 बुक्स में। और यहाँ पे जो 2 सिंबॉलिक सिटीज़ के बारे में इस बुक में बात कही गई है, 2 सिटीज़ के बारे में, जिसमें एक है जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम, और एक सिटी के बारे में बात किया गया है जिसका नाम है बेबीलोन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बताते चलूँ, कहीं कहीं आंसर की में ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बट ये सही लग रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेविड ईस्टन, ठीक है। तो कौन सा रीज़न
नहीं है। ठीक है, तो 8 नंबर का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो ये कोई कारण नहीं है। जहाँ पे डेविड ईस्टर ने जो पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइन की बात की, तो ये फीचर नहीं है। ये है हिस्टोरिसिज्म है, मोरल रिलेटिविज्म है, हाइपर फैक्चुअलिज्म है। ठीक है, अब डेविड ईस्टन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने इसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इन्होंने सिस्टम थ्योरी दिया है ना, सिस्टम थ्योरी की बात की। उसके बाद इन्होंने 7 फीचर्स बताए, किसके 7 फीचर्स बताए पोस्ट बिहेवियरलिज्म के। ठीक है, 7 फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन्होंने बताए, जिनको इन्होंने कहा क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। तो ये सारे टर्म्स डेविड ईस्टन से संबंधित हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेपी नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो कौन फीचर नहीं है पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो जेपी नारायण ने दिया। ठीक है, तो 9 नंबर का सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। मैक्सिमम प्रोपेगेंडा नहीं है ये है ऑप्शन ए। डिस्पर्सल ऑफ पॉलिटिकल पावर बी है, सी और डी है, लेकिन सी नहीं है। ठीक है, जेपी नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने एक मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इनके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने बताया है कि इन्होंने एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका गठन किया 1952 में। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ बातें, जैसे इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया 1974 में। ठीक है, और इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न से अवार्ड किया गया इनको रत्न, कब 1999 में। ठीक है, जब इनकी डेथ हो चुकी थी, तो पोस्ट ह्यूमसली है ना, मरने के बाद इनको 1999 में भारत रत्न से अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किनके द्वारा दिया गया, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एंथोनी डाउन्स। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, सीबी मैकफर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, ये ध्यान में रखना है आपको पॉइंट। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किनको फादर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, तो सीबी मैकफर्सन को। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसी के ऊपर बुक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो यही एक बुक का नाम है इनका, सीबी मैकफर्सन के बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड इसको देखिए, हाँ ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन इमर्ज्ड। तो कब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज्ड हुआ एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के रूप में। ठीक है, तो जो सही जवाब है ये है आपका 1930s में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू एलमंड। ठीक है, तो एलमंड ने जो सिस्टम का कंसेप्ट दिया, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, जहाँ पे कंप्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, और एलमंड के बारे में एक दो पॉइंट मैं बताऊं तो इन्होंने सिविक कल्चर बुक लिखी, द सिविक कल्चर। ठीक है, किनके साथ मिलके, तो ये और एलमंड और सिडनी वर्बा, है ना,
सिडनी वर्बा ने ये बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस बुक है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में इन्होंने बात किया, जो मैंने पिछले क्लास में जब मैं पेपर जून का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर। इसमें है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ गोल चेंजिंग फीडबैक एंड लर्निंग, ठीक है। तो किन्होंने यह कंसेप्ट दिया है? तो 13 नंबर का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी, जहाँ पे कार्ल ड्यूस्ट ने ये कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे लूशियन पाए हैं, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे इन्होंने जो बुक लिखी, एक बुक तो मैंने जून के पेपर में बताया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में। एक इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है एशियन पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यह इनकी बुक है, एशियन पावर एंड पॉलिटिक्स। एक है इन्हीं की बुक है जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बुक के नाम है लूसियन पाई के, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, इनके बारे में कार्ल ड्यूस्ट ने जो ये कंसेप्ट दिया, ये किस में दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दिया था, इसी में इन्होंने इसके बारे में बात की थी, फीडबैक होना चाहिए, ठीक है ना, लर्निंग वगैरह ये सब। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है, कार्ल ड्यूस्ट की बुक है जिसका नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, एन नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ठीक है। मैच करना है, पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट किसने दिया, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया, तो ये मैच करना है, ठीक है। तो 14 नंबर का यदि आप लोग मैच करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी तो हमने देखा फीडबैक का कंसेप्ट है ना, तो ए का पॉजिटिव फीडबैक कार्ल ड्यूस्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। तो ए का टू बच गया ऑप्शन ए वाला और ये वाला, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना। अब हम लोगों को देखना है, अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है ना, और मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची। तो ये कंसेप्ट जो देने वाले थे वो थे एडवर्ड सील्स, ठीक है। तो सी का वन, हाँ, तो इसमें तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर का सही जवाब ए होगा। तो मिला लीजिए, बाकी बी का 4 डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ए.जी. फ्रैंक ने दिया, ठीक है, और डी का 3 ओर्टेगा गैसेट। तो इस तरीके से सारे आपके मैच हो गए, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। ए.जी. फ्रैंक के बारे में आप लोग जान लीजिए, एंड्रे गुंडर फ्रैंक इनका नाम है, जो जिन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी, ठीक है। एक सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ए.जी. फ्रैंक ने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट दिया, डिपेंडेंसी थ्योरी का, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी का कंसेप्ट दिया। और जहाँ पे कोर पेरिफेरी की बात करते हैं, कोर और पेरिफेरी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर देखिए। द कल्चरल थ्रस्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग। तो कल्चरल थ्रस्ट कब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डोमिनेंट बन गया, है ना, प्रोमिनेंट बन गया, तो ये हुआ था 15 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा, ऑप्शन बी, 1960s में, ठीक है। तो ये सब हमने क्वेश्चंस देखे। अब देखते हैं 16 नंबर, हाँ यहाँ पे, ठीक है। राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक। तो ये किन के एग्जाम्पल्स हैं, तो एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप के, ठीक है, ये ध्यान में देना है। राइट्स और डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप का काम होता है, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड लेजिटिमेसी एज कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर दैट इट इज राइट एंड प्रॉपर टू एक्सेप्ट एंड ऑबे द अथॉरिटीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है डेविड ईस्टन, ठीक है, 17 का ए। तो
इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ क्लासिफाइड डिपेंडेंसी इनटू कॉलोनियल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी को अलग अलग डिपेंडेंसी डॉस सैंटोस ने बताया है, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि और ये एक इनके बारे में ये कहा जाता है ये मार्क्सिस्ट थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ बात किया जाए यहाँ के ऑप्शंस की, तो सामिर अमीन है, ठीक है। समीर अमीन, इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो दिया थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज का कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया, ठीक है, समीर अमीन के द्वारा। और वही अनइक्वल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की। तो अनइक्वल डेवलपमेंट के बारे में जो बात करते हैं वो हैं ये, ठीक है, समीर अमीन। और मॉरिस वॉलरस्टीन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने मॉरिस वॉलरस्टीन एक हैं और एक थे इमैनुअल वॉलरस्टीन, वो अलग हैं, ठीक है। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन मुझे याद आ गया, तो इनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया था, है ना, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये अलग है और ये अलग है। इमैनुअल वॉलरस्टीन के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया, ठीक है। तो और इन्होंने ही पहली बार एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेमी पेरिफेरी सिस्टम के बारे में बात की थी। पेरिफेरी सिस्टम, जैसे एक तो बताया कि कोर होता है और एक पेरिफेरी होती है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कोर तो होगा, एक होगा बीच में सेमी पेरिफेरी और फिर पेरिफेरी आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन के बारे में पता होना चाहिए। एजी फ्रैंक डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। हु सेड रेवोल्यूशंस आर द फेस्टिवल्स ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड द एक्सप्लॉइटेड। तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेनिन, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस को फेस्टिवल ऑफ ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बताया लेनिन ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी लेनिन ने जिसका नाम था स्टेट एंड रेवोल्यूशन, है ना। और पिछले क्लास में भी मैंने बहुत इनके बुक्स के बारे में बताया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बुक थी, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर, है ना, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी दिया और इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। पहले इन्होंने बुक लिखी, इसका नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यह कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया, ये बुक लिखा गया, है ना। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की गई। और वेबर के बारे में एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, इन्होंने 3 तरह की अथॉरिटी के बारे में बात किया, 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी, है ना, जिसमें इन्होंने बताया ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनल, फिर एक रैशनल लीगल और एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो 3 प्रकार के अथॉरिटी के बारे में इन्होंने बताया। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग एडिशनल पढ़ रहे हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो कौन सा फीचर्स इसमें है वो हमें बताना है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन सारे यहाँ पे जो होगा सही जवाब वो ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट है यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, स्टाफ मेंबर्स पर्सनली फ्री, ऑफिशियल्स फ्री टू लीव द पोस्ट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है।
ऑप्शन डी 20 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड टू शो सॉलिडारिटी विद द सुल्तान ऑफ। ठीक है, तो किनके साथ सॉलिडारिटी दिखाया गया? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी, टर्की के सुल्तान है ना, कैलीफ बोलते थे उनको, है ना। तो ये सारी बातें। और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। ठीक है, और चूंकि 22 तक चला था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हो रहा था उसी के समय चलाया गया था, ताकि जो हिंदूज़ हैं, है ना, और मुस्लिम के बीच में यूनिटी लाया जा सके। और महात्मा गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया और साथ में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया। ठीक है, और इनको लीड करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, शौकत अली। ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। तो ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड अगेंस्ट एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल विच हैज़ डिक्लाइंड टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, है ना, जिन्होंने इंफीरियर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में, ठीक है, कौन सा रिट इस्तेमाल होता है जारी किया जाता है? तो 21 का जो सही से आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, प्रोहिबिशन। ठीक है, अब जानते हैं रीट्स जो होते हैं, है ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, है ना, कोवरेंटो और सर्शियोरैरी। ठीक है, उसके अलावा रीट्स कौन कौन इशू कर सकते हैं? तो रीट्स सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए करती है, ठीक है, और जबकि हाई कोर्ट क्या करती है? लीगल और फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन दोनों के लिए कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दायरा हाई कोर्ट का बड़ा होता है, मतलब इस रिस्पेक्ट में कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी ये रिट इस्तेमाल कर सकती है ना। और एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा कि हेबस कॉर्पस जो होता है, यहाँ पे नहीं है, हेबस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी किया जा सकता है ना, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में यह हेबस कॉर्पस इशू किया जाता है, जहाँ पे यदि किसी पर्सन को डिटेन किया गया है अनलॉफुली, मतलब गैर कानूनी रूप से किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको फ्री करने के लिए रिट लाया जा सकता है। मैंडमस में क्या होता है? मैंडमस में इशू किया जाता है कि किसी को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा हो। जब कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो रिट के थ्रू कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करिए। ठीक है, और को वारंटो में क्या होता है? जब कोई ऑफिस है, ठीक है, उसको उस पोस्ट पर रॉन्गफुली वो स्थापित हो गया तो उसको खाली करने का आदेश दिया जा सकता है को वारंटो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और प्रोहिबिशन में मना कर दिया जाता है कि आप इस केस को मत सुनिए। ठीक है, और सर्शियोरैरी में जितने भी केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर लेके खुद से सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़े होंगे पॉलिटी में। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा? तो ये चूंकि उस समय की बात थी, है ना, तो इस क्वेश्चन को देखने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी जो सही जवाब उस समय होगा प्रोटेम स्पीकर, शायद ऑप्शन सी है, कमलनाथ उस समय थे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट 24 देखिए। मैच करना है बुक्स और ऑथर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द आइडिया ऑफ इंडिया है ना, तो द आइडिया ऑफ ये जो फेमस बुक है अतुल कोहली की, वो क्या है? द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डी का 4 है ना, तो डी का 4 यहाँ पे मैच हो गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बाकी सब मैच कर सकते हैं हम लोग। इंडिया आफ्टर गांधी बहुत फेमस बुक रामचंद्र गुहा का है ना, फेमस बुक, तो सी का 1, बी का 3 रजनी कोठारी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और एस खिलनानी द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये
24 का ऑप्शन ए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस सिस्टम, है ना। तो रजनी कोठारी, इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात की, जहाँ पे अम्ब्रेला पार्टी इनको कहा गया, अम्ब्रेला पार्टी, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी, सब उसमें आ जा सकते थे, तो अम्ब्रेला पार्टी, ठीक है। 25 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया कोलिजियम सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू। तो कोलिजियम सिस्टम बहुत ईजी है, किससे संबंधित है, जुडिशरी से, जहाँ पे जजेस खुद जजेस को अपॉइंट करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। और कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ पे देखिए, नॉट क्वालिफाई फॉर कर्टेलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें 27 का होगा सी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, ये सही जवाब है। 28 का देखिए, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन का है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज सेंट्रलाइज्ड पावर एट tier 2 of the government, namely at the state level. Regional parties have less willingness to decentralize power, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, 28 का सही जवाब, दोनों सही है चूंकि, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। 29 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग नेम्स ऑफ CEC ऑफ इंडिया इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कब कौन बने, है ना, इसको अरेंज करने की बात है। तो 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन सबसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, ये ध्यान में देना है। TN शशांक के बारे में जानते होंगे, इनका बहुत फेमस रहा, है ना, ये इनके बारे में बता दूं, ये 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, और इनसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस डरते थे। 1990 से 96 का कार्यकाल था इनका, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए TN शशांक के बारे में, ठीक है। यदि एक आपको नाम लेने को बोला जाए कि कौन ऐसे सिविल सर्वेंट है जिनको आप आइडियल मानते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम, बहुत शानदार इनका कार्यकाल था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। हाँ, तो शेड्यूल्ड, किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है ना। आर्टिकल 342, है ना, इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब में ला सकते हैं, ST स्टेटस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हैं, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट हैं, देख लीजिए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेरिटोरियल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज रॉन्ग, ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो हमें गलत छांटना है ना। तो 31 का सही होगा ए ऑप्शन, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज, तो ये जो है ये गलत है, ये डिसएडवांटेज गलत है, ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मेरिट सिस्टम फाउंड अर्लियर, ठीक है, तो कौन सब्सटीट्यूट नहीं है। तो 32 का आप लोग देखिए, इसको ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, स्पॉइल सिस्टम मैंने बताया है, ठीक है, जहाँ पे यदि कोई पार्टी जीतती है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट पोस्ट दे दिया जाता था, तो ये USA में प्रैक्टिस होता था पहले, अभी का वैसा नहीं है कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ें स्पॉइल सिस्टम के बारे में, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द बिल कॉल्ड दैट कंटेन ऑल द डिमांड्स वोटेड बाय लोकसभा एंड द कंसोलिडेटेड फंड चार्जेस, ठीक है। तो 33 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए, द अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो कौन सा बिल है जिसमें ऑल द डिमांड्स वोटेड बाय लोकसभा एंड द कंसोलिडेटेड फंड चार्जेस, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू, तो किस अकाउंट में क्रेडिटेड होता है, कौन से फंड में, तो आपको ये सही जवाब बताना है और ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही सी, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है किस स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत, वो इसमें क्रेडिट हो जाता है पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 16 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। ठीक है, इनको भी जल्दी कवर कर लेंगे। इसमें देखिए 35 में है अरेंज करना है, जो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स के बारे में बात की गई मैस्लो के द्वारा, है ना। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में जानते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इन्होंने दिया और उन्होंने उसमें 5 प्रकार के ह्यूमन नीड्स के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रकार, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा उन्होंने जो बताया वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तीसरा जो उन्होंने बताया वो लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग। ठीक है, चौथा जो उन्होंने बात किया वो सेल्फ स्टीम के बारे में बात किया, सेल्फ स्टीम। और पांचवा जो उन्होंने बताया वो बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ जो सबसे ऊपर, एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं जैसे फूड, है ना, क्लोथ, शेल्टर, ये सारी चीज़ें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा, हेल्थ, है ना, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें। लव एंड बिलोंगिंग में क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप, है ना, फैमिली, ये सारी। सेल्फ स्टीम में क्या आ जाएगा, सेल्फ स्टीम जो आपको कॉन्फिडेंस दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। अचीवमेंट के बारे में, अचीवमेंट, है ना, प्रेस्टीज। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आएगा आपका, जहाँ पे आप वास्तविकता से मतलब अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी कर सकें, क्रिएटिविटी, मोरालिटी, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, खैर हमें अरेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे फिजियोलॉजिकल नीड आएगा। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे दिया है बायोलॉजिकल नीड, है ना, फिर सिक्योरिटी, फिर सोशल, यहाँ लव बिलोंगिंग को सोशल, सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए, इन यूके मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट वॉज अडोप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच रिपोर्ट। ठीक है, तो किस रिपोर्ट के आधार पर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट वहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोटे ट्रेवलन रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट आई थी 1854 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इंश्योरिंग गुड नेशनल गवर्नेंस बाय एल रोदान इन हिज बुक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन। तो कौन सा नहीं था, तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, इसके बुक का नाम याद रख लीजिएगा, इस बुक का नाम। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस व्हेन एन ऑफिशियल फेल्स टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी इट इज़ नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे नॉन फेसेंस। 38 का ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 39, ओम्बड्समैन इन स्वीडन कैन टेक द फॉलोइंग एक्शंस। कौन कौन से एक्शंस वो ले सकते हैं जो स्वीडन में ओम्बड्समैन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी होगा, जहाँ पे ये कैन एक्ट अगेंस्ट द जुडिशरी, कैन एक्ट ऑन इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, कैन एक्ट सुओ मोटो, लेकिन एमपी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है 39 का बी। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमिटीज़ हैं और हमको मिलान करना है कि कब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था कमिटीज़ का। ठीक है, तो अशोक मेहता कमेटी है, जी वेके राव कमेटी है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी है। ठीक है, तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3। यहाँ पे मैंने बात किया था, पिछले बार भी हम लोग इसको मैच किए थे जून वाले पेपर में, बी का 1 इसी प्रकार से था वो भी, और
सी का 2, ठीक है, और डी का 4। इस तरीके से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गेम थ्योरी वॉज अ हैवी डेट टू सेमिनल वर्क इंटाइटल थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो यह बुक किनके द्वारा लिखी गई, तो ये बताना है, ठीक है। तो यह बुक लिखी गई बी, जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न, ठीक है, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। यह फेमस बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात की जाए यहाँ पे मॉर्टन कापलान की, इस स्टेटमेंट में यहाँ एक ऑप्शन है मॉर्टन कापलान। इन्होंने सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात की, सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन्होंने कंसेप्ट दिया मॉर्टन कापलान ने, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 6 मॉडल्स बताए, 6 मॉडल के बारे में बात किया इंटरनेशनल सिस्टम का, जो मैं बता देता हूँ। जैसे एक है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है, दूसरा है लूज बाइपोलर, ठीक है, तीसरा है टाइट बाइपोलर, बहुत इजी है याद रखना, लूज और टाइट बाइपोलर, ठीक है। चौथा है यूनिवर्सल सिस्टम, ठीक है। पांचवा है हायरार्किकल सिस्टम, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा, हायरार्किकल सिस्टम। और यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये 6 प्रकार के उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात की इस बुक में, सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट 42 देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिमार्क्ड दैट पावर इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट मीन्स द पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 42 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी, हंस मोर्गेंथो। ये रियलिस्ट थिंकर हैं, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। और इनके बारे में जो इन्होंने जो बुक लिखी उनका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, बहुत फेमस बुक है रियलिस्ट थिंकर के रूप में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। और ये बुक पब्लिश हुई 1948 में। और एक है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, यह बुक उनके द्वारा लिखी गई, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। और हंस मर्गंथो ने ही 6 प्रिंसिपल्स बताए थे पॉलिटिकल रियलिज्म्स के, तो रियलिज्म के बारे में 6 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए हंस मर्गंथो के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, 42 हमने देख लिया, 43 देखते हैं। मैच करना है कि कौन सी ट्रीटी और प्रपोजल कब कब हुआ, ठीक है। तो 43 का यहाँ पे देखिए, 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ पे ए का 2 सॉल्ट ट्रीटी, ये मैंने पहले भी बताया है। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, बी का 3 1963 एटम्स ऑफ पीस प्रपोजल, सी का हो जाएगा 4 और डी का आईएनएफ ट्रीटी 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कौन से फैक्टर्स हैं जो जिन्होंने न्यू डिटेंटे को इमर्ज करने में कंट्रीब्यूट किया कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे ऑप्शंस हैं, 44 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइनिंग ऑफ आईएनएफ ट्रीटी बाय रेगन एंड, तो इन्हीं के यही कारण था जिनकी वजह से यह न्यू डिटेंटे का इमरजेंस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 45 स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन, इंडिया चूज नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, हाँ, नेम वाज एन असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस इक्वालिटी एंड सोवरेनिटी, ठीक है। तो 45 का देख लीजिए, जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 46 हम लोग आ गए हैं, और ये है द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज फर्स्ट मेड एट, तो किस समिट में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मांग किया गया था, ठीक है। तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एलजीएस समिट में इसकी सबसे पहले मांग की गई थी, ठीक है। और हाँ ठीक है, आसियान के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट
सही नहीं है आसियान के बारे में, ठीक है। तो आसियान के बारे में मैं कुछ बात बता देता हूँ। जैसे 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है हर एक साल, ठीक है। 1967 में इनका गठन हुआ था इस बैंकॉक डिक्लेरेशन से, है ना। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो आसियान से संबंधित है, ठीक है। और इनका जो मोटो है वो है वन विजन, ठीक है, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये इनका विजन है और ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी कौन सही नहीं है, तो 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया बिकम फुल डायलॉग पार्टनर आसियान 1991, नहीं, कब बना था, 1996 में, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही हैं, ये सब देख लीजिए। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन 1995 में, फर्स्ट आसियान इंडिया समिट जो हुआ था 2002 में, ठीक है। बाकी देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द फ्रेज द यूनाइटेड नेशन इज शेयरिंग इन द नेम ऑफ सॉलिडारिटी फॉर अंडरलाइंग द नेसेसिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये स्टेटमेंट बी डैग हैमर्सजोल्ड का है, ठीक है। ट्रिगवे लाई, इनके बारे में जान लीजिए, ये फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट अफ्रीकन, तो ये कौन होते हैं, इनका नाम क्या है, बोतरस घाली करके कुछ नाम है, बोतरस घाली, ठीक है। ये फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपकीपर डिप्लोमेसी, तो कौन सा फीचर नहीं है ना। तो 49 का ऑप्शन डी, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। पीसफुल अप्रोच पे है, मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी फॉर मेंटेन पीस थ्रू कॉम्प्रोमाइज करके पीस लाना है, ठीक है। साउंड बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन, तो ये सारे हैं। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। इसमें है पॉजिटिव पीस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पीस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, 50 का सी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पेपर 2 दिसंबर का 2014 का पेपर को अच्छे से डिस्कस किया, जहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन किया है ना। और इस सीरीज़ को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे और 2024 तक के पेपर को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं यूट्यूब चैनल पे जब भी कोई वीडियोस अपलोड हो, है ना। और यह चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार का सजेशन देना हो या कोई रिक्वेस्ट हो कि इस चीज़ पे एक वीडियो लेकर के आया जाए, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उस पर ज़रूर डिसीजन लेंगे, है ना। और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।